वेलकम टू लेक्चर नंबर 6 ऑफ वीक 11। तो इस वाले लेक्चर में हम लोग बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम को देख लेते हैं। तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम हम लोग यूज़ कर सकते हैं फॉर फाइंडिंग शॉर्टेस्ट पाथ। किसी भी एक वर्टेक्स को फिक्स करके बाकी बच्चे जितने वर्टेक्स हैं उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ अगर हमें ढूंढना है तो हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। बट यहाँ एक चीज़ होती है कि हमें ध्यान में रखना होता है कि जो एजेस है वो हमारे पास नेगेटिव एजेस ना हो। सारी एजेस जो है या तो पॉजिटिव एजेस हो तो ही हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम का यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमने देखा था। अब इसमें डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में हम कौन कौन सी चीज़ों का अकाउंट रखते हैं। तो हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में बर्न वर्टाइसेस और बर्न टाइम का अकाउंट रखते हैं। तो दो एनालॉजी हमारे पास है। या तो हम लोग ट्रैवल मतलब हम ये मान सकते हैं कि सारी सिटीज़ जो है वो वर्टाइसेस है और जो बीच में एजेस है वो हमारे पास रोड्स है और जो नंबर असाइन है वो उस रोड से रिलेटेड कुछ क्वांटिटी, इसका मतलब उस रोड को ट्रैवल करने में कितना टाइम लगता है या उस रोड पे उस रोड का डिस्टेंस कितना है, ये सब चीज़ें हम देख सकते हैं। या तो फिर हम दूसरी एनालॉजी का यूज़ कर सकते हैं, वो है कि अगर हम सारे वर्टाइसेस को फायर डिपो माने और हम ये अज्यूम करें कि अगर किसी वर्टेक्स किसी एक पर्टिकुलर फायर डिपो पे अगर फायर करते हैं तो वो जो फायर है वो उन एजेस का यूज़ करते हुए चारों डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली स्प्रेड होने लगती है। तो अब हमें इस कंडीशन में क्या करना होता है, हमें बर्न टाइम, इसका मतलब कोई जो हमारे पास ऑयल डिपो है वो कितने टाइम पे बर्न हो जाएगा वो वाला टाइम, और कौन कौन से ऑयल डिपोज बर्न हो चुके हैं ये वाली चीज़ जो है उसे नोटिस करना होता है। राइट। तो सपोज़ कीजिए कि हम इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली फॉर्मुलेट करते हैं। तो हम क्या सपोज़ करते हैं कि हमारे पास बी आई जो है वो हमारे पास एक फंक्शन है। अगेन बी आई की वैल्यू जो है वो ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकती है। तो अगर हम मान रहे हैं कि बी आई की वैल्यू अगर फॉल्स है, इसका मतलब वो वर्टेक्स अभी तक बर्न नहीं हुआ है। अगर कोई वर्टेक्स बर्न हुआ है तो हम बोल देंगे कि अगर कोई वर्टेक्स आई जो है ये ऑलरेडी एक बर्नड वर्टेक्स है, बर्नड वर्टेक्स है, तो इसके लिए हम बी आई को ट्रू मान लेंगे। राइट। और अगर आई जो वर्टेक्स है वो अभी तक बर्न नहीं हुआ है तो उसे हम बी आई को फॉल्स मानेंगे। तो उस कंडीशन में जब हमारे पास बी आई की वैल्यू जो है वो फॉल्स है तो उस कंडीशन में हम एक नया सेट बनाएंगे यू बी। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो सारे वर्टाइसेस को कलेक्ट करेंगे जिसके लिए बी के की वैल्यू फॉल्स है। इसका मतलब सारे अनबर्न वर्टेक्स को कलेक्ट करेंगे। अनबर्न वर्टेक्स या तो आप अनविजिटेड वर्टेक्स भी मान सकते हैं। तो जितने भी सारे अनबर्न वर्टेक्स हैं उनको हम कलेक्ट करेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इनिशियल स्टेट में जब हम डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा था कि हम जो कॉलम मेंटेन करते हैं उसमें इनिशियल स्टेट में जो हमारे पास वर्टेक्सेस थे 0 1 2 3 4 5, तो इनिशियल स्टेट में जिस वर्टेक्स से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसका डिस्टेंस हम 0 रखते हैं, उसी को हम ईबीटी मान सकते हैं। तो ईबीटी मीन्स एक्सपेक्टेड बर्न टाइम। तो इसे या तो आप डिस्टेंस मान सकते हैं या एक्सपेक्टेड बर्न टाइम भी मान सकते हैं। राइट। तो इनिशियल स्टेट में डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में जो हमारा एक्सपेक्टेड बर्न टाइम था वो जो सबसे पहला वर्टेक्स जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसके लिए 0 था, बिकॉज हमने वही से आग लगाना चालू किया है। तो वो वर्टेक्स का जो बर्न टाइम है वो 0 है। और अभी तक सिंस फायर किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे नहीं पहुँची है तो हम सारे जितने बचे हुए वर्टाइसेस हैं उसका बर्न टाइम इन्फिनिटी मानते हैं। तो इसी चीज़ को हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि हमारे पास ई बी टी दैट मीन्स एक्सपेक्टेड बर्न टाइम, या इसी को आप डिस्टेंस के थ्रू भी समझ सकते हैं, जो है वो 0 है जब आई की वैल्यू 0 है और इन्फिनिटी है अदरवाइज। अब हम इस ईबीटी को आगे कैसे बढ़ाते हुए चलेंगे, तो इसे हम आगे बढ़ाएंगे कुछ इस तरीके से कि हम हमेशा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देंगे। इसका मतलब अगर कोई वर्टेक्स आपको पता है कि इसका बर्न टाइम सपोज़ कीजिए 16 है, राइट, सपोज़ कीजिए ये एक वर्टेक्स है, वर्टेक्स नंबर है, और इसका बर्न टाइम 16 है। अब इस वर्टेक्स से हमारे पास 4-5 नेबर है, ये नेबर है बी सी डी ई, राइट। और इन सारे नेबर्स में बर्न टाइम जो ये डिस्टेंस है या जो जितना टाइम फायर को लगेगा वर्टेक्स नंबर ए से बाकी बचे हुए वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए, वो इन एजेस पे हमने एसोसिएट किए। सपोज़ कीजिए 2 4 6 एंड 8 है। तो अब हमें पता है कि ये जो एज है यही मिनिमम है, तो इसका मतलब फायर सबसे पहले वर्टेक्स नंबर बी पे पहुँचेगा। तो यही चीज़ हम करेंगे कि अगर हमारे पास जे जो है वो एक अनबर्न वर्टेक्स है इन सच अ वे कि जे का जो बर्न टाइम है वो लेस देन और इक्वल टू के के बर्न टाइम से, फॉर ऑल के बिलोंग्स टू यू बी। तो यहाँ पे ये हमारे पास बी जो है वो जे हो गया और ये बच्चे कुछ जो हो गए वो हमारे पास के हो गए, क्योंकि ये भी अभी तक अनबर्न वर्टेक्स ही है। तो इसके लिए ये सारे वर्टेक्स यू बी में चले जाएंगे और ये बी वर्टेक्स भी यू बी में है। बट इसका जो एक्सपेक्टेड बर्न टाइम है जो कि है वो 16 + 2, इसका मतलब इसका एक्सपेक्टेड बर्न टाइम है 18। तो फायर जो है यहाँ पर सबसे पहले पहुँचेगी। तो इस तरीके से हम जो है हमारे पास बीजे की वैल्यू को ट्रू कर देंगे, बिकॉज फायर यहाँ पे तब t = 18 पे पहुँच जाएगी और जो वैल्यू होगी, जो बर्न टाइम की वैल्यू होगी वो आपकी हो जाएगी ई बी टी ऑफ के मिनिमम ऑफ दिस और दिस। तो इसका मतलब 16 + 18, 16 + 2 जो कि हमारे पास 18 हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन हो गया डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम का।
फिर हमने ये देखा था कि डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में अगर हमारे ग्राफ में नेगेटिव एजेस है तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम कभी भी वर्क, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो हमें शॉर्टेस्ट पाथ दे। और उसका रीज़न भी हमने देखा था कि सपोज़ कीजिए हमारे पास डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम से इस वर्टेक्स वी पे पहुंचने के लिए इस वाले एज का यूज़ करके हम वी पे पहुंच रहे हैं। इसका मतलब अगर हमें वर्टेक्स नंबर वी का जो बर्न टाइम होगा वो वर्टेक्स नंबर एक्स का बर्न टाइम प्लस ये वाला जो एज है उसका वेट हो जाएगा, राइट। और वी के बर्न टाइम के बाद में जो वर्टेक्स नंबर डब्ल्यू है वो बर्न हुआ है। बट ऐसा पॉसिबल अगर हमारे ग्राफ में हो कि हम वाई से डब्ल्यू पे जा सके और डब्ल्यू से वी पे आ सके। और इस केस में अगर ये वाली एज अगर नेगेटिव वेट की हो जाए तो हमने ये देखा था कि ऐसी कंडीशन में वी का जो एक्सपेक्टेड बर्न टाइम है या वी पे पहुँचने का जो डिस्टेंस है वो और भी कम हो सकता है अगर ये वाली एज जो है वो नेगेटिव हो गई तो इसलिए डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम नेगेटिव एजेस में वर्क नहीं करता है। तो इसके लिए हम एक और दूसरे एल्गोरिथम पे जाएंगे जिसे हम बेलमन-फोर्ड एल्गोरिथम बोलते हैं। बट उसका जो मोटिवेशन है वो क्या होगा, तो यहाँ पे नेगेटिव एजेस जो है वो हमें परेशान कर रही है जब हम यहाँ पे वी का बर्न टाइम फिक्स कर देते हैं। तो वी का बर्न टाइम अगर हम फिक्स कर देते हैं और एक्स का बर्न टाइम अगर हम फिक्स कर देते हैं तो ही हमें ये नेगेटिव एज जो है वो परेशान करेगी। बट अगर हम जितने भी पाथ साथ साथ में डिस्कवर कर रहे हैं उसमें वी पे पहुंचने के लिए एक तो पाथ ये हो गया और एक दूसरा पाथ ये हो गया। तो अब हम अगर हमारे एल्गोरिथम में ये दो चॉइसेस भी इंक्लूड कर दे कि नहीं अब आपको मिनिमम नंबर चूज़ करना है या तो इस पाथ से या तो इस पाथ से, तो हम ये वाली प्रॉब्लम को ख़त्म कर सकते हैं। मतलब डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में हम क्या कर रहे थे, एक टाइम अगर एक बर्निंग टाइम हमें मिल गया उस वर्टेक्स के लिए तो उसको हम फिक्स कर दे रहे थे और फिर आगे बढ़ रहे थे। और ये जो प्रोसेस है ये प्रोसेस वर्क करेगा अगर हमारे पास नेगेटिव एज नहीं है, राइट। बट अगर हमारे पास नेगेटिव एज है तो हमने देखा था ये प्रोसेस नहीं वर्क करेगा, क्योंकि अगर एक नेगेटिव एज हो जाती है तो ये जो हमारे पास बाईपास करते हुए जो पाथ मिलेगा उसका जो कॉस्ट है वो थोड़ा कम हो सकता है। तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में हम एक मॉडिफिकेशन कर सकते हैं कि हम जो मिनिमम डिस्टेंस है वो अब हर स्टेप पे हम जो उसे वापस से ढूंढेंगे। इसका मतलब हम मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे हर स्टेप पे। तो हर स्टेप पे मतलब सपोज़ कीजिए कि अगर ऐसा हो सकता है कि एक एच का यूज़ करते हुए, तो अगर हम यहाँ सपोज़ करें तो सपोज़ कीजिए हमारे पास दो वर्टेक्स है 0, 1 और 2, राइट। ये 3 वर्टेक्स है और 0 से लेकर 2 पे पहुँचने के लिए 1 डिस्टेंस हमें ट्रैवल करना है। यहाँ से लेकर यहाँ पे पहुँचने के लिए सपोज़ कीजिए हमें 3 डिस्टेंस ट्रैवल करना है और 0 से लेकर 1 पे पहुँचने के लिए हमें सपोज़ कीजिए 8 डिस्टेंस को ट्रैवल करना है। तो ऑब्वियसली हम 0 से लेकर 1 पे अगर हमें पहुंचना है मिनिमम कॉस्ट का यूज़ करते हुए तो हम ये वाले पाथ को चूज़ करेंगे, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 2 एजेस का यूज़ करते हुए जो मिनिमम पाथ है वो ये वाला पाथ है। तो अगर आपको मिनिमम पाथ 2 एजेस का यूज़ करते हुए मिल रहा है तो आपको मिनिमम पाथ कभी भी एक एज का यूज़ करते हुए नहीं मिलेगा, राइट। बिकॉज क्या होगा, अगर आप ये वाली एज का यूज़ करते हैं तो ऑब्वियसली ये वाला पाथ जो है उसका वेट जो है वो 8 हो जाएगा और वो ज़्यादा हो जाएगा। तो मेन लाइन ये है कि अगर आपको मिनिमम पाथ या शॉर्टेस्ट पाथ मिल रहा है कुछ के एजेस का यूज़ करते हुए, तो अब आपको इससे कम वेट का कोई पाथ नहीं मिलेगा k-1 एजेस का यूज़ करते हुए, राइट। बिकॉज वो हम देख सकते हैं अगर आपको इस पाथ का कॉस्ट और कम करना है तो आपको क्या करना होगा, एक नेगेटिव एज इसमें असाइन करना होगा। बट अगेन आपको एक एज असाइन करना होगा तो नंबर ऑफ एजेस बढ़ जाएगा। तो इसी चीज़ का यूज़ करते हुए हम बेलमन-फोर्ड एल्गोरिथम के मोटिवेशन को देखेंगे। तो सपोज़ कीजिए हमारे पास एक मिनिमम वेट का पाथ है कुछ एल एजेस का यूज़ करते हुए, राइट। 1 एज, 2nd एज, 3rd एज, ये जो WI है हमारे पास में ये हमारे पास वेट है हर एक एज का। तो ये जो पहली एज है इसका वेट है W1, जो दूसरी एज है उसका वेट है W2, जो तीसरी एज है उसका वेट है W3 एंड सो ऑन। जो लास्ट वाली एज है LH उसका वेट है W। तो हम 0 से लेकर K पे पहुँच रहे हैं L एजेस का यूज़ करते हुए, राइट। और यहाँ पे ये हमारे पास में मिनिमम वेट का पाथ है। मिनिमम वेट का पाथ मतलब इससे और कम वेट का पाथ हमें नहीं मिल सकता है। तो अब हमें क्या करना है कि यहाँ पे ये जो एजेस हमने यूज़ किया इससे हम एक एल्गोरिथम बना सकते हैं। तो कैसे बना सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब हम 0 से लेकर J1 पे पहुँच सकते हैं, एक एज का यूज़ कर सकते हैं, एक एज का यूज़ करते हैं और वो मिनिमम होना चाहिए। क्यों, क्योंकि अगर आप 0 से लेकर J1 पे पहुँचे इस एज का यूज़ करते हैं और सपोज़ कीजिए आपके पास कोई और पाथ है, सपोज़ कीजिए दो वर्टाइसेस है I1 I2 और ये वाला पाथ जो है वो और मिनिमम है, इस वाले पाथ का जो डिस्टेंस है वो और छोटा है W1 से। तो आप क्या करेंगे, आप ये वाला पाथ कंसिडर करेंगे इसको छोड़ते हुए। तो बट अब अगर हम ये वाला पाथ कंसिडर करेंगे तो यहाँ नंबर ऑफ़ एजेस हमारे पास ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ हम बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ L एजेस का यूज़ करना है और L एजेस का यूज़ करते हुए अगर हम 0 से लेकर K पे पहुँचे तो ये आपके पास मिनिमम पाथ हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये है
कि हम क्या कर रहे हैं, हम पहले 0 से लेकर J1 पे मिनिमम पाथ ढूंढ रहे हैं एक एज का यूज़ करते हुए, फिर 0 से लेकर J2 पे मिनिमम पाथ ढूंढ रहे हैं 2 एजेस का यूज़ करते हुए, और फिर हम आगे चलते चलते JL+1 पे चले गए मिनिमम पाथ मिनिमम नंबर ऑफ एजेस के साथ में, और फिर हमने एक और एज को ऐड करके K तक का पाथ ढूंढ लिया। तो इसे ही हम एज एन एल्गोरिथम डेवलप कर सकते हैं। तो अब हमें क्या करना है, वंस वी डिस्कवर द शॉर्टेस्ट पाथ अप टू JL-1, हमें सिर्फ एक एज ढूंढना है जो कि मिनिमम एज ढूंढना है जो कि K तक जाता, राइट। तो ये हम चीज़ कर सकते हैं नंबर ऑफ एजेस को भी रिस्ट्रिक्ट करते हुए कि हमें या तो एक ही एज का यूज़ करके पार्ट ढूंढना है, 2 एज का यूज़ करते हुए पार्ट ढूंढना है, और एट दी एंड जब हम ये सारा प्रोसेस बार बार रिपीट कर लेंगे तो हम एक कंडीशन हमारे पास ये आ जाएगी कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा n-1 नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करना है, और जब हम उस कंडीशन पे पहुंच जाएंगे तो वहाँ पे जितना भी हमें डिस्टेंस मिलेगा वो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ होगा। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास n वर्टाइसेस है और तो n वर्टाइसेस से हम ज़्यादा से ज़्यादा n-1 लेंथ का पाथ ही बना सकते हैं, उससे ज़्यादा का पाथ नहीं बना सकते। तो ये जो प्रोसेस है इसे हम एग्जांपल के थ्रू और जो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम है उसके नेचर के थ्रू और अच्छे से समझ सकें। तो स्टार्ट करते हैं कि बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम क्या है। तो बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम ऑब्वियसली हम सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें एक वर्टेक्स को फिक्स करना पड़ेगा। तो सपोज़ कीजिए हमने एक वर्टेक्स को फिक्स किया, और जो फिक्स वर्टेक्स है उसका जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 0 है, राइट। तो हम सपोज़ कर रहे हैं हमारे पास 0 वर्टेक्स है, यहाँ से हमें स्टार्ट करना है शॉर्टेस्ट पाथ ढूंढना सारे वर्टेक्सेस के लिए। तो डिस्टेंस ऑफ 0 जो है वो 0 हो जाएगा, और इनिशियल स्टेज में जो बाकी सारे वर्टेक्स है उसका हमें डिस्टेंस नहीं पता है, तो इनिशियल स्टेज में उसका जो डिस्टेंस है वो हम इन्फिनिटी लिखेंगे, राइट। तो यहाँ आपके पास ये जो फंक्शन है डी फंक्शन DJ, ये आपको क्या बताता है, ये हमें बताता है मिनिमम डिस्टेंस नोन सो फार। इसका मतलब अभी तक हमें कितना डिस्टेंस यहाँ तक पता है, मिनिमम डिस्टेंस नोन सो फार, मतलब इस स्टेप में हमें मिनिमम डिस्टेंस इतना पता है। तो जब आप स्टार्टिंग करेंगे तो हमें पता है कि जो सोर्स वर्टेक्स उससे हमने स्टार्ट किया है उसका डिस्टेंस 0 है, बाकी सबका इन्फिनिटी। अब हम आगे कैसे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़ने के लिए हम क्या करेंगे, हम जितने भी वर्टेक्स है, हम ये जो प्रोसेस है इसे हम n-1 टाइम्स रिपीट करेंगे। n-1 टाइम कैसे रिपीट करेंगे, तो इनिशियली 0 का जो डिस्टेंस है 0 है। अब 0 से जितने भी एजेस एसोसिएटेड होंगे, जितने भी वर्टेक्स होंगे, उन सब का डिस्टेंस हम अपडेट करेंगे इस फॉर्मूले के थ्रू। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ डी के, तो हमारे पास क्या होगा, हम n-1 स्टेप में ये काम करेंगे। इनिशियल स्टेप में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होगी, ये हमारे पास होगा स्टेप नंबर 0, राइट, या स्टेप नंबर 1 हम मान के चलते हैं बिकॉज हम n-1 तक जाएंगे। तो सपोज़ कीजिए ये आपकी स्टेप नंबर 1 है। स्टेप नंबर 1 में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है, डिस्टेंस ऑफ 0 0 है, डिस्टेंस ऑफ बाकी सारे वर्टेक्सेस इन्फिनिटी है। अब बाकी और जो आगे हम स्टेप्स यूज़ करेंगे उसमें हम इसका यूज़ करेंगे, ये वाला जो फॉर्मूला है उसका यूज़ करेंगे। ये फॉर्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ अ वर्टेक्स K इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ K कॉमा डिस्टेंस ऑफ J प्लस वेट ऑफ J कॉमा K। तो सपोज़ कीजिए ये हमारे पास वर्टेक्सेस है 1 2 3, राइट। तो इनिशियली जो हमारे पास राउंड 0 था, ये जो राउंड 1 जो पहला स्टेप था उसमें जो वर्टेक्स था 0, उसका जो डिस्टेंस था वो 0 था, 1 का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, 2 का डिस्टेंस इन्फिनिटी था, 3 का डिस्टेंस इन्फिनिटी था। बट जैसे ही हम सेकंड स्टेप पे पहुँचे हमें पता चल गया कि इसका डिस्टेंस 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये DJ आपका 0 बन जाएगा। अब 0 के साथ में आपको सिर्फ वेट को असाइन करना है। तो इनिशियली ये इन्फिनिटी था, 0 प्लस आपको सपोज़ कीजिए 1 2 3 वेट है, तो इनका डिस्टेंस अब 0 1 2 और 3 पे कन्वर्ट हो जाएगा इस फॉर्मूले के हिसाब से। बिकॉज ये फॉर्मूला क्या बोल रहे हैं, द डिस्टेंस ऑफ 1 इज़ एक्चुअली इक्वल टू मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 1 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस वॉट एवर द वेट इज़ 1। सो डिस्टेंस ऑफ 1 इनिशियल स्टेप में था इनिशियल स्टेप में था इन्फिनिटी। ये जो है वो हमारे पास एक स्टेप पहले की इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ पे यूज़ करनी है, और अभी था डिस्टेंस ऑफ 0 पहले की स्टेप में भी 0 था, सो 0 + 1 तो जो आपके पास 1 हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर का मिनिमम ऑब्वियसली 1 है, तो इसलिए यहाँ पे 1 आ जाएगा। इसे हम एक और एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि ये फॉर्मूला एक्चुअली कैसे वर्क कर रहा है। ओके, तो सपोज़ कीजिए अब हमारे पास एक डायरेक्टेड ग्राफ है। सेम एल्गोरिथम अनडायरेक्टेड ग्राफ में भी आप वर्क कर सकते हैं या डायरेक्टेड ग्राफ में भी वर्क कर सकते हैं। बट यहाँ मेन चीज़ ये है कि हम नेगेटिव एजेस को भी कंसिडर कर सकते हैं। क्यों कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ हम बार बार जो है डिस्टेंस को अपडेट कर रहे हैं। हम एक ही बात पे फिक्स नहीं कर रहे कि अगर हमने एक बार V का बर्न टाइम निकाल लिया तो अब हम बाकी पाथ को कंसिडर नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। हम बार बार सारे पाथ को कंसिडर कर रहे हैं। तो सपोज़ कीजिए अब हमें ये ग्राफ है, यहाँ पे हमारे पास सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ। प्रॉब्लम ये है कि हमें 0 से लेकर बाकी सारे वर्टाइसेस का शॉर्टेस्ट पाथ निकालना है।
तो उसके लिए क्या करेंगे, इनिशियल स्टेप में हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है कि 0 का डिस्टेंस 0 है, बाकी सबका डिस्टेंस इन्फिनिटी है। ओके, तो ये जो है इसे आपको यूज़ करना है एज अ डी फंक्शन, आपके जो फॉर्मूला है उसमें यूज़ करना है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, ये वाला फॉर्मूला है, दैट डी के इज इक्वल्स टू मिनिमम ऑफ डी के कॉमा डी जे प्लस द वेट ऑफ जे कॉमा के। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि हमें 0 का डिस्टेंस पता है कि 0 का डिस्टेंस है 0। अब 0 से हम कहाँ कहाँ पहुँच सकते हैं, तो पहुँचने के लिए हमें आउटेजेस को देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे 2 ही आउटेज है, इसका मतलब वर्टेक्स नंबर 1 पे पहुँच सकते हैं, वर्टेक्स नंबर 7 पे पहुँच सकते हैं, राइट। तो अब डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स नंबर 1 निकालेंगे। तो डिस्टेंस ऑफ वर्टेक्स नंबर 1 क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपके पास में, आपको मिनिमम कंसिडर करना है डिस्टेंस ऑफ 1 का, ये आपका प्रीवियस स्टेप का, ये अभी हम दूसरे स्टेप पे चल रहे हैं, राइट। हमें इससे पहले के स्टेप में जो जितने भी एंट्रीज दी है वो हमारे पास मौजूद है, वो हमें यहाँ पे कंसिडर करना है। और कॉमा डिस्टेंस ऑफ 0, बिकॉज 1 के पास में जितने भी नेबर्स है, कितने नेबर्स है 1 पे, कौन कौन सी आउटेजेस है, सॉरी इनकमिंग एजेस है। तो ये एक ये इनकमिंग एज है, ये एक इनकमिंग एज है, और ये एक इनकमिंग एज है। तो हमें क्या करना है, डिस्टेंस ऑफ 0 प्लस, अब इस एच का वेट है 10 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 6 प्लस इस एच का वेट है -4 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 2 और प्लस इस एच का वेट है 1। तो अब यहाँ पे हमारे पास 4 नंबर हैं, इन चारों नंबर में से मिनिमम को ढूंढना है। तो मिनिमम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 1 पहले के स्टेप में तो इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा। डिस्टेंस ऑफ 0 + 10, तो 0 + 10 हो जाएगा आपके पास में 10, तो ये वैल्यू हो जाएगी 10। नाउ डिस्टेंस ऑफ 6, तो डिस्टेंस ऑफ 6 पहले के स्टेप में इन्फिनिटी है, तो ये इन्फिनिटी -4 इन्फिनिटी रहेगा। डिस्टेंस ऑफ 2 + 1, तो ये भी इन्फिनिटी है, तो ये भी इन्फिनिटी रहेगा। तो इन्फिनिटी 10 इन्फिनिटी इन्फिनिटी, तो इसमें सबसे छोटा नंबर क्या है 10। तो इसलिए अब नेक्स्ट जो स्टेप है, यहाँ पे जो डिस्टेंस ऑफ 1 है वो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा। सिमिलरली हम डिस्टेंस ऑफ 7 भी निकाल सकते हैं। तो अब यहाँ डिस्टेंस ऑफ 7 क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ऑफ 7 हो जाएगा मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 7 कॉमा डिस्टेंस ऑफ, नाउ अब 7 पे एक ही जो है इनकमिंग एज है और वो आ रही है 0 से, तो इसका मतलब यहाँ पे बाकी सारे और कोई भी नेबर नहीं है, तो इसलिए ये 2 टर्म जो है वो कैंसिल हो जाएगी। तो अब हमें मिनिमम निकालना है सिर्फ इन दोनों नंबर्स के बीच में, और यहाँ पे वेट है 8, तो ये जो वेट 10 हमने रखा था इसकी जगह पे अब हम 8 वेट रखेंगे, राइट। तो अब यहाँ मिनिमम क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी कॉमा 8, तो इन्फिनिटी कॉमा 8 में मिनिमम वैल्यू है 8, तो यहाँ 8 आ जाएगा ना। इसी तरीके से हमें ये प्रोसेस कब तक यूज़ करना है, जब तक हम ज़्यादा से ज़्यादा n-1 नंबर ऑफ एजेस का यूज़ ना कर लें। बिकॉज यहाँ ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है, जो स्टार्टिंग वाला जो स्टेप था उसमें हमने कोई भी एज का यूज़ नहीं किया, जो दूसरा वाला स्टेप था उसमें हमने 2 एज का यूज़ किया, राइट। अगर आप देखिए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही एजेस का यूज़ कर पा रहे हैं, एक एज का यूज़ कर पा रहे हैं किसी भी दूसरे वर्टेक्स पे पहुंचने के लिए। अब ये वाला जो स्टेप होगा इसमें आप 2 एजेस का यूज़ कर पाएंगे। तो देखते हैं कैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 एजेस का यूज़ कर पाएंगे। तो अब हमें ये वाला स्टेप को कंटिन्यू करना है। तो इसमें 1 का जो डिस्टेंस है 0 से वो 10 पे ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 1 पे जो है वो तीन इनकमिंग एज है, 0 से 6 से और 2 से, और 6 और 2 जो है उनका दोनों का डिस्टेंस पहले के स्टेप में हमारे पास इन्फिनिटी था, तो ये तो कोई चेंज नहीं कर सकते, इसलिए हम इन्हें छोड़ देंगे और 1 का डिस्टेंस जो रहेगा वो 10 ही रहेगा। नाउ 2 पे आते हैं। अब 2 पे हम पहुँच सकते हैं क्या 2 एजेस का यूज़ करते हुए? तो 2 पे हम 2 का जो डिस्टेंस है, 2 पे एक ही इनकमिंग एज है, वो है वर्टेक्स नंबर 5 है। तो वर्टेक्स नंबर 5 पे तो अभी तक हम पहुँचे नहीं है, तो 2 पे हम पहुँच नहीं सकते, ओके। बिकॉज अगेन जो डिस्टेंस ऑफ 2 अगर आप निकालेंगे फॉर्मूला से, वो आपके पास हो जाएगा मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 2 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 5 प्लस ये वाला वेट जो कि है -2, राइट। बट अभी भी डिस्टेंस ऑफ 5 जो है वो पहले के स्टेप में इन्फिनिटी ही है, तो ये इन्फिनिटी ही रहेगा। डिस्टेंस ऑफ 2 जो है वो भी इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी, तो मिनिमम ऑफ इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी इन्फिनिटी बन जाएगा। तो इसलिए ये वाला एंट्री आपका इन्फिनिटी रहेगा। नाउ 3 पे चलते हैं। तो जो 3 पे है उसके पास में एक ही इनकमिंग एज है और वो है 2 से। तो अगर आप यहाँ सेम फॉर्मूला लगाते हैं तो डिस्टेंस ऑफ 3 आपका बन जाएगा, डिस्टेंस ऑफ 3 हमारा बन जाएगा मिनिमम ऑफ डिस्टेंस ऑफ 3 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 3 प्लस वेट क्या है 1। तो यहाँ पे भी इन्फिनिटी कॉमा इन्फिनिटी है, बिकॉज अगेन डिस्टेंस ऑफ 3 भी इन्फिनिटी था, और सॉरी यहाँ डिस्टेंस ऑफ 2 आएगा d2, ओके, d2 + 1। तो अब यहाँ पे भी
2 का भी डिस्टेंस इन्फिनिटी था, तो ये दोनों का मिनिमम भी इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए ये एंट्री आपका इन्फिनिटी होगा। अब ये वाला भी एंट्री भी सेम ही लॉजिक के थ्रू इन्फिनिटी हो जाएगा। ना अब इस वाले एंट्री पे देखते हैं 5 का जो एंट्री है वो Q12 में कन्वर्ट हुआ है। तो अगर हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो सपोज़ कीजिए हम सेम फार्मूला यूज़ करते हैं, तो फार्मूला क्या बोलता है कि डिस्टेंस ऑफ 5 आपका अपडेट होगा कुछ मिनिमम क्वांटिटी से। मिनिमम किसका ढूंढना है? मिनिमम आपको ढूंढना है या तो डिस्टेंस ऑफ 5 और 5 के कितने नेबर है। नेबर मतलब 5 पे कौन कौन सी इनकमिंग है जा रही है, 5 पे हम कैसे पहुंच सकते हैं, राइट। अगर आपको 5 पे पहुंचना है तो आपको उसको इन एज देखना पड़ेगा, और 5 से अगर बाहर निकलना है तो आउट एज देखना पड़ेगा। तो 5 के पास में एक इन एज है जो कि वर्टेक्स नंबर 1 से है। वर्टेक्स नंबर 1 का हमें डिस्टेंस पता है, तो फॉर्मूला कैसे चेंज होगा? फॉर्मूला होगा मिनिमम और डिस्टेंस ऑफ 5 कॉमा डिस्टेंस ऑफ 1, क्योंकि 1 ही एक ऐसा वर्टेक्स है जिससे हम 5 पे, बट और भी बाकी सारे वर्टेक्स है, वो है वर्टेक्स नंबर 4 और वर्टेक्स नंबर 6। तो इसका मतलब हमें यहाँ पे चारों क्वांटिटी को कंसिडर करना पड़ेगा। तो एक तो ये हो गया D1 + 1, या तो फिर आप ढूंढ लो D6 +(-1), और या तो फिर D4 और -1। -1 क्यों? क्योंकि ये जो एज है उसका वेट हम भी कंसिडर कर रहे हैं। तो अगर आप ये फॉर्मूला देखते हो तो ये वाला जो क्वांटिटी है वो हमारे पास इन्फिनिटी है, क्योंकि पहले वाले स्टेप में जो वर्टेक्स नंबर 5 था उसका डिस्टेंस इन्फिनिटी था। और यहाँ पे क्या है, वर्टेक्स नंबर 1 का डिस्टेंस है 10, तो ये हो जाएगा 10 + 1, जो कि हमारे पास सॉरी ये वेट 2 है, तो ये 10 + 2 हो जाएगा। सो 10 + 2 आपका बन जाएगा 12, और बाकी दोनों चीज़ें इन्फिनिटी है। तो इसमें मिनिमम नंबर कौन सा है? 12, तो इसलिए जो डिस्टेंस ऑफ 5 है वो 12 हमारे पास आ गया। नाउ सिमिलरली हम बाकी सारे डिस्टेंसेस को कवर कर सकते हैं। नाउ अब क्या होगा कि जब हम लोग n-1 नंबर ऑफ स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, तो यहाँ आप देखिए कि अगर मेरे पास 7 वर्टाइसेस है, सॉरी 8 वर्टाइसेस है, तो 8 वर्टाइसेस के लिए हमें 7 स्टेप्स लगेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 वर्टेक्स। नाउ अब जब आप सारी स्टेप्स कंप्लीट कर लेंगे, इसका मतलब हमारे पास 8 वर्टेक्स है, तो हम लोग 8 स्टेप्स कंप्लीट करेंगे। 8 स्टेप अगर आप 8 वर्टेक्स का 8 स्टेप अगर आप कंप्लीट करते हैं, तो क्या हो रहा है, जो पहले स्टेप थी उसमें हमने कोई भी एज का यूज़ नहीं किया था, 0 एज। तो यहाँ हमने 0 एजेस का, एटमोस्ट 0 एजेस का यूज़ किया था। यहाँ हमने एटमोस्ट 1 एज की, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक एज का यूज़ करके हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब देखेंगे तो आपको वही जितने भी डिस्टेंस है, जितने भी पाथ का हमने डिस्टेंस अभी तक फाइनाइट नंबर निकाला है, तो आप उसे ध्यान से देखिए, वो डिस्टेंस आपका ज़्यादा से ज़्यादा 2 एच का यूज़ करके ही बना होगा। जैसे कि 5 पे हम गए थे तो वो हम 1 और 2 एच का यूज़ करके हुए गए थे, और 5 का जो डिस्टेंस है वो स्टेप नंबर 3 में कंप्लीट हुआ था। इसका मतलब स्टेप नंबर 3 में हम ज़्यादा से ज़्यादा 2 एजेस का डिस्टेंस, 2 एजेस का यूज़ करते हुए कौन सा मिनिमम डिस्टेंस ढूंढ सकते हैं वो आया था। सिमिलरली जब आप लास्ट स्टेप में पहुँचोगे तो यहाँ पे हमारे पास 8 वर्टेक्स थे, तो 8 वर्टेक्स में से इसका मतलब 8 में से एक हम माइनस में चल रहे हैं, राइट। फर्स्ट स्टेप पे 0 एच का यूज़ किया था, सेकेंड स्टेप पे 1 एच का यूज़ किया था, थर्ड एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतनी एजेस का यूज़ करते हुए ही मिनिमम नंबर, इतनी एजेस का यूज़ करते हुए ही डिस्टेंस को ढूंढना था, राइट। तो क्या होता है, जब हम बेलमैन फोर्ड में लास्ट स्टेप पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे हम लोग सारी एजेस का यूज़ कर लेते हैं। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास n नंबर ऑफ वर्टेक्स है तो सबसे बड़ा लॉन्गेस्ट पाथ जो है वो हम n-1 नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करके हुए बना सकते हैं। तो हमारे पास 8 वर्टेक्स थे, तो 8 वर्टेक्स में इसका मतलब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हम 7 एजेस का यूज़ करते हुए ही पाथ को बना सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ जो हमें फाइनल रिजल्ट ये मिला, ये आपके पास हो गया मिनिमम डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स नंबर 0 टू एवरी अदर वर्टेक्स, राइट। बिकॉज अगर अब कोई मिनिमम पाथ होगा तो वो ऑब्वियसली वो ज़्यादा से ज़्यादा n-1 नंबर ऑफ एजेस का ही यूज़ करेगा। यहाँ हम एटमोस्ट चीज़ों को ढूंढ रहे हैं, एटमोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपको इतने एजेस का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा इतने एजेस का यूज़ करना है। तो आखिरी स्टेप पे हमें क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा सारी एजेस का यूज़ करना है। तो इसका मतलब ये कि अल्टीमेटली हमें जो लास्ट स्टेप है वहाँ पर हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा 0 से लेकर सारे वर्टेक्स के बीच में। अब अगर आप एक और आइट्रेशन करते हैं तो इसका मतलब ये हमने n स्टेप कंप्लीट किया, अगर आप n+1 स्टेप पे जाते हैं तो क्या होगा, ये डिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। क्यों चेंज नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग अगली स्टेप पे जाते हैं, इसका मतलब ये हो रहा है कि अगर डिस्टेंस चेंज हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि हमने और ज़्यादा एजेस का यूज़ किया है, राइट। अब और ज़्यादा एजेस का यूज़ करेंगे तो पहले ही पूरी एजेस का यूज़ कर लिया, और ज़्यादा एजेस का यूज़ करना मतलब किसी एज को आप रिपीट कर रहे हैं, और जब भी हम रिपीटिशन पे आते हैं तो वहाँ पे हमारे पास साइकिल बन जाता है। तो इसका मतलब अगर अगर बेलमैन फोर्ड एल्गोरिथम में अगर आप n स्टेप के बाद एक और नया स्टेप अगर लेते हो, एक और नया आइट्रेशन निकालते हो n+1, और वो अगर थोड़ा सा अलग आ जाता है, बिकॉज क्या होगा, तो उस कंडीशन में क्या हो रहा है कि जो मिनिमम वैल्यू है वो चेंज हो रही है, मिनिमम वैल्यू चेंज हो रही है, इसका मतलब वहाँ पे एक नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो
नेगेटिव साइकिल जो है वो तभी प्रेजेंट होगी जब हमारे पास n आइट्रेशन करने के बाद भी अगर हम आगे और आइट्रेशन करते हैं, इसका मतलब अगर आप और एक स्टेप यहाँ ढूंढते हो और यहाँ पे अगर कुछ चेंजेस आता है तो वो चेंजेस ये इम्प्लाई करेगा कि आपके ग्राफ में नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। तो डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम हमें एक वे भी देता है नेगेटिव साइकिल्स को ढूंढने के लिए। तो समराइज़ करता है तो हमने देखा कि जो हमारे पास शॉर्टेस्ट पाथ प्रॉब्लम था उसको सॉल्व करने के लिए दो एल्गोरिथम थे, डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम, मिलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम। डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम जो था वो नेगेटिव एजेस के केस में वर्क नहीं कर रहा था, उसका रीज़न भी हमने अच्छे से देखा क्यों वर्क नहीं कर रहा था। फिर हमने उसको सॉल्व करने के लिए जो एक कमी डिस्कार्ड्स एल्गोरिथम में थी कि हम लोग हमेशा एक टाइम को फिक्स कर देते थे फिर आगे बढ़ते थे, तो हम मिलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम में क्या कर रहे हैं, हम टाइम को फिक्स नहीं कर रहे हैं, हम सारे पाथ कंसिडर कर रहे हैं जितने भी हो सकता है कंपेयर टू नंबर ऑफ एजेस टू। इसका मतलब इतने नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करना है तो क्या मिनिमम पाथ होगा, इतने नंबर ऑफ एजेस का यूज़ करते हैं तो क्या मिनिमम पाथ होगा। तो ऐसा करते ही करते जब हम n-1 स्टेप पे पहुंच जाएंगे तो हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो हमारे पास मिनिमम डिस्टेंस होगा। अब मिलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम में अगर आप एक स्टेप और आगे बढ़ते हो तो एक स्टेप और आगे बढ़ने के बाद में अगर आपकी एंट्रीज में कुछ चेंज आता है तो वो ये इंडिकेट करता है कि उस ग्राफ में नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट है। और हमें पता है कि जब भी नेगेटिव साइकिल प्रेजेंट होता है ग्राफ में, उस ग्राफ में जो शॉर्टेस्ट पाथ का प्रॉब्लम होता है वो वेल डिफाइन नहीं होता है। उसका रीज़न भी हम लोग पहले वाले लेक्चर्स में अच्छे से पढ़ चुके हैं। थैंक यू।